रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राहुल एक इंजीनियर था और कानपुर का रहने वाला था। राहुल खुद तो काला था लेकिन बीवी गोरी और सुंदर ढूंढता है। जब भी वो अपने किसी दोस्त की शादी में जाता तो हर एक सुंदर लड़की को देखकर एक ही बात कहता है, ऊपर वाले दे दे मुझे एक हस्बैंड कहने वाली सुंदर सी बीवी। राहुल का ये डायलॉग सुनकर उसके दोस्त उस पर बहुत तेज की हंसते हैं। कभी कभी तो उसके काले रंग को लेकर उसका मजाक भी बना लिया करते, लेकिन राहुल उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन वो अपने दोस्त अमित की शादी में जाता है, जहाँ उसके और भी दोस्त खड़े थे। जैसे ही राहुल अमित की वाइफ को देखता है तो कहता है, ऊपर वाले दे दे मुझे एक हस्बैंड कहने वाली सुंदर सी बीवी। भले आज तो तू अपना ही डायलॉग भूल जाता। मर क्यों रहा है? मिल जाएगी तुझे भी सुंदर बीवी। दिन रात ऊपर वाले से एक ही चीज मांगता है, देंगे कैसे नहीं। आय हाय क्या बात कर दी भाई तूने, तेरे मुंह में घी शक्कर। आप बस भगवान ना मेरी प्रार्थना सुन ले, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम लोगों को अच्छी सुंदर सुशील लड़की मिली क्या? यार मैं अभी तक कुंवारा हूँ, ये सोच सोच के ना मेरा खून जलता है। देखिए, मैं आपको ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन फिर भी आपकी बात सुनकर मैं जवाब देने के लिए मजबूर हो गई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे कहने का मतलब है, इंसान को दुआ भी अपने आप को देखकर मांगनी चाहिए। आप जैसे काले इंसान के साथ कोई सुंदर लड़की शादी क्यों करेगी? अरे इस दुनिया में सुंदर लड़के मर गए हैं क्या? अमित की वाइफ की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग राहुल पर हंसने लगते हैं। पहली बार राहुल को अपनी इंसल्ट महसूस होती है और वो चुपचाप वहाँ से अपने घर आ जाता है। तभी अमित अपनी वाइफ से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सभी लोगों के सामने मेरे दोस्त की इंसल्ट करने की? वो जो भी है जैसा भी है मेरा दोस्त है। वो शक्ल से बेहद सुंदर ना हो लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है। मैंने तो सिर्फ आपके दोस्त को उसका आईना दिखाया है कि सपने अपनी औकात के अनुसार ही देखे। अपनी बकवास बंद करो। आज शादी के पहले ही दिन तुम मुझसे लड़ाई करके लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। आप कौन सा इतने लोगों के सामने मुझ पर चिल्लाकर मुझे इज्जत दे रहे हैं? इंसल्ट तो आप भी कर रहे हैं मेरी। अमित और उसकी वाइफ को आपस में लड़ते देखकर सभी मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन अमित राहुल के घर आता है और कहता है, भाई सॉरी यार, अपनी वाइफ की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे यार, उसे ऐसे सबके सामने तेरी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। भाई तू टेंशन मत ले, मैं तुझसे या तेरी पत्नी से गुस्सा नहीं हूँ। मैं बस भगवान से गुस्सा हूँ, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। वो मुझे हस्बैंड कहने वाली सुंदर सी प्यारी सी सुशील सी बीवी नहीं दे रहे यार। सच में यार, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू नहीं सुधरेगा। कुछ देर बाद अमित वहाँ से चला जाता है और समय के साथ राहुल की शादी एक रिया नाम की लड़की से हो जाती है। लेकिन रिया राहुल की पसंद से बिल्कुल अलग थी। वो जितना सुंदर लड़की चाहता था उतना ही उसे खुद से भी काली लड़की मिलती है, जिससे कि उसका दिल टूट जाता है। तभी वो अपनी माँ के कमरे में जाकर कहता है, माँ आपने ये क्या किया? आपको पता था मेरी पसंद कैसी है, मुझे कैसी लड़की चाहिए, और आपने मेरी शादी ऐसी लड़की से करवा दी। क्यों माँ, ऐसा क्यों किया आपने? बेटा, मैंने ये सब बहुत सोच समझ कर किया है। मैं नहीं चाहती हूँ तू पूरी जिंदगी दुखी रहे, इसलिए जैसा तू है मैंने वैसी ही तेरे बराबरी की लड़की ढूंढी है, ताकि जब तक वो तेरे साथ चले तो कोई तेरा मजाक न उड़ाए। इसका मतलब ये तो नहीं माँ कि आपको भी मेरे दोस्तों की तरह ये लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ तो मुझे सुंदर लड़की भी नहीं मिल सकती। माँ आपने ये सही नहीं किया। बेटा तू मेरी बात तो सुन, मैंने जो किया है वो सब तेरी भलाई के लिए किया है। लड़की अच्छी है, तेरा साथ निभाएगी, तू शांति से मेरी बात तो सुन। अपनी माँ के इतना समझाने के बाद भी राहुल अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे उसके सभी दोस्तों को उसकी शादी के बारे में खबर मिल जाती है, और जिसके बाद अमित अपनी वाइफ को लेकर राहुल से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ राहुल की काली वाइफ को देखकर कहती है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था राहुल जी कि आपको सुंदर लड़की मिलने नहीं वाली है। चलिए कोई बात नहीं, ये सोचकर ही खुश हो जाइए कि कम से कम आपकी शादी तो हो गई। तुम अपना मुंह बंद कर लो प्लीज, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैं। अब गुस्सा मत होइए, मैं तो बस राहुल जी को समझा रही हूँ कि अपने अकॉर्डिंग लड़की से शादी करके आपने बिल्कुल सही किया। कम से कम ये आपको छोड़कर तो नहीं जाएगी। सुंदर होती तो क्या पता किसी सुंदर लड़के के साथ भाग जाती। अपनी वाइफ की बातें सुनकर अमित गुस्से में उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिन बाद राहुल की वाइफ उसके घर के बहुत सारे गहने और पैसे चोरी करके
एक लेटर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और उस लेटर को पढ़कर राहुल समझ जाता है कि उस लड़की ने सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी की थी। जिसके बाद राहुल वो लेटर लेकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, ये देखिए माँ, आपकी बहू अपने ही घर में चोरी करके भाग गई किसी और के साथ, और आप कहती थी ये निभाने वाली है। बड़ा अच्छा साथ निभाया इसने हमारा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहू किसी और के साथ नहीं भाग सकती, ये सब सच नहीं हो सकता। यही सच है माँ, वो सारे गहने और पैसे लेके भाग गई है। हे भगवान, तेरा क्या बिगाड़ा था मैंने? मैं आपसे क्या कहता था? यही कहता था ना, एक हस्बैंड कहने वाली सुंदर सी बीवी दे दो, और आपने दी भी, लेकिन सुंदर नहीं दी। लेकिन कोई बात नहीं, वे काम चला लेता। लेकिन आपने क्या किया? उसे भी छीन लिया। अरे यार, अब तो मुझे ये लगता है मेरी किस्मत में सुंदर तो छोड़ो, काली लड़की भी नहीं लिखी है। राहुल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो ऑफिस के काम से बाहर जाता है, जहाँ मीटिंग के थ्रू उसकी मुलाकात एक अंजलि नाम की लड़की से होती है। अंजलि दिखने में बहुत सुंदर थी और पैसे वाली थी, जिसे देखकर राहुल अपने मन में कहता है, वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है। मैंने ऐसी लड़की की तमन्ना की थी अपने सपनों में, लेकिन जब मुझे बुरी शक्ल वाली लड़की छोड़ के भाग गई, तो ये तो वैसे भी सुंदर है, ये क्या ही भाव देगी मुझे। मेरे नसीब में लगता है सुंदर लड़की नहीं है जो कि मुझे हस्बैंड बोले। राहुल अंजलि से थोड़ा दूर खड़ा होकर उसे देखते हुए ये सब सोच रहा था। तभी अंजलि उसके पास आती है और कहती है, राहुल जी, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? चलिए ना, लंच करके आते हैं। लंच? वो भी आपके साथ? सच में आप मेरे साथ लंच करेंगी? राहुल आपका ही नाम है ना, और यहाँ आपको आपके सिवा कोई और खड़ा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? चलिए, मुझे भूख लगी है। अंजलि इतना कहकर राहुल को जबरदस्ती अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और दोनों साथ में लंच करते हैं। समय बीतता है और अंजलि राहुल को पसंद करने लगती है। ऑफिस के लास्ट दिन जब सभी अपनी मीटिंग खत्म करके अपने शहर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अंजलि राहुल के कमरे में जाती है और कहती है, देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता, इसलिए मैं आपसे साफ साफ बोलती हूँ, मुझे आप बहुत पसंद है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? आप इतनी सुंदर है और मैं काला बदसूरत, मेरा आपका कोई मेल नहीं है। आप बहुत अच्छी लड़की हो, आपको कोई भी सुंदर लड़का मिल सकता है। मुझे शक्ल से सुंदर लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, बल्कि उसका दिल साफ और सुंदर होना चाहिए, इसलिए मुझे आपसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। अंजलि की बात सुनकर राहुल उसे अपनी पहली शादी के बारे में सब बता देता है, जिसे सुनने के बाद भी अंजलि का फैसला नहीं बदलता और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। और राहुल अंजलि को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा, मैं तुझे खुश देखकर बहुत खुश हूँ। इसलिए लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आखिरकार तेरी तमन्ना पूरी हो ही गई। भगवान ने तुझे हस्बैंड कहने वाली सुंदर बीबी दे ही दी। हाँ माँ, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। अब मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि वो जो कहते थे ना कि मुझे सुंदर बीवी नहीं मिल सकती, देखो मिल चुकी है मुझे तो। राहुल इतना कहकर अपने सभी दोस्तों को कॉल करके घर बुलाता है और उन्हें अपनी बीवी से मिलवाता है, जिसे देखकर सबके मुंह बंद हो जाते हैं और राहुल को अपनी पसंद की बीवी मिलती है। अर्चना गांव की बहुत सीधी सादी लड़की थी, जिसकी शादी मुंबई में रहने वाले समीर नाम के लड़के से हो गई थी। अर्चना को अपने ससुराल में अपनी ननद नायरा का स्वभाव और तौर तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जिसके चलते वो भी उसे कई बार टोक दिया करती थी। लेकिन गांव की होने के चलते कोई भी उसके बात पर ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नायरा का बॉयफ्रेंड राजीव वहाँ आता है और कहता है, क्या बात है, अकेले अकेले नाश्ता कर रहे हो आप लोग? अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ नाश्ता कर सकता हूँ? ये भी पूछने वाली बात है क्या भाई? आओ ना, बैठो हमारे साथ और नाश्ता करो। हाँ बेटा, आओ ना। अब तुम नायरा की इतने अच्छे दोस्त हो तो तुम्हें हमारे घर आने या साथ बैठकर नाश्ता करने की पूछने की कोई जरूरत नहीं है। देखा तुमने मेरी फैमिली कितनी मॉडर्न है, तुम्हारे घर वालों की तरह थोड़ी जो लड़के लड़की को साथ देखते ही बोलना शुरू कर दे। जी मान गई देवी, अब वो बड़े हैं हमसे, अगर मैं उनको समझाऊंगा तो उनको बुरा लगेगा ना। क्या बात है भैया जी, आपका सही बात बोले हैं, लेकिन हमारे घर में तो कोई हमारी बात ही नहीं सुनता है, चाहे हम किसी को कुछ भी कह लें। अब देखिए ना, ये लोग ये जानते हैं कि आप हमारी ननद नायरा जी के बॉयफ्रेंड है, फिर भी आपको कितना मानते हैं। हमारे गांव में तो ई सुनते ही लोगों को बहुत मारते हैं। क्यों भाभी जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं आपकी ननद को पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ।
आपकी बात सही है, लेकिन हमारे गांव में ये सब नहीं चलता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसलिए बोले हैं हम। मैडम, यह आपका गांव नहीं शहर है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। अपनी बताओ, अब तुम दोनों की पढ़ाई खत्म होने वाली है, शादी वादी करनी है कि नहीं? भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाभी, अब हम जिससे प्यार करते हैं उसे शादी करने में क्या बुराई है भला? और मैं राजीव से बहुत प्यार करती हूँ। खैर भाई, इस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें लेट हो रहा है, कॉलेज के लिए हम चलते हैं। नायरा इतना कहकर राजीव के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर बाद नाश्ता करके समीर भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय अर्चना मार्केट से सब्जियां लेकर लौट रही होती है। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी बाइक पर बैठे एक लड़का लड़की पर जाती है, जो कि और कोई नहीं, उसकी नजर नायरा होती है, जो राजीव के नहीं बल्कि किसी और लड़के के साथ होती है। जिसके बाद वो चुपके से उनके पास जाती है और अपनी ननद को बोलते हुए सुनती है। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राजीव को तो बस मेरे घर वालों ने पसंद किया है। तुम ही सोचो, अगर मैं राजीव को पसंद करती तो अब तक उसे शादी नहीं कर लेती। मैं अगर कल कहूँ तो मेरे घर वाले कल ही शादी करा दे राजीव से मेरी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अभी तक अपनी शादी रोक रखी है, फिर भी तुम मुझ पे शक कर रहे हो। अपनी ननद नायरा की सारी बात सुनने और सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद अर्चना अपने मन में कहती है, हे भगवान, लगता है ननंद जी ने एक नहीं 36 आशिक पाल रखे हैं, सुबह कोई और शाम कोई। और लेकिन ये सच में किससे प्यार करती है ये समझ में नहीं आ रहा। जिसके बारे में घर में सबको पता है उससे, या जिसके साथ वो बाइक पर घूम रही थी उससे? ये तो ननंद जी ही बता सकती है, मुझे इनसे ही पूछना पड़ेगा। इतना कहकर जब तक अर्चना अपनी ननद से कुछ कहने की कोशिश करती है, तब तक वो बाइक पे बैठकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अर्चना भी घर लौट आती है और अपने सारे काम खत्म करने के बाद अपनी ननद नायरा के लिए दूध लेकर उसके कमरे में जा रही होती है कि तभी वो नायरा को फोन पर बात करते हुए सुनती है। सॉरी बेबी, मिलने का प्रॉमिस करके मैं तुमसे मिल नहीं पाई आज। वो क्या है ना, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो मैंने हॉस्पिटल लेकर गई थी, इसलिए नहीं आ पाई। पर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ जल्दी ही मिलूंगी तुमसे मैं। ओके, अब तुम सो जाओ। गुड नाइट बेबी। फिर से नायरा को फोन पर ऐसी बात करते हुए सुनकर अर्चना का सिर घूमने लगता है और वो अपने मन में कहती है, ननंद जी तो कपड़ों की तरह आशिक बदल रही हैं, क्योंकि ये फोन पर झूठ बोल रही हैं। इसका मतलब ये है अपने किसी और आशिक से बात कर रही हैं, जो ना ही राजीव है और ना ही बाइक वाला, क्योंकि बाइक वाले के साथ खुद थी और राजीव के साथ गई ही थी। हे भगवान, इनके जैसे 36 आशिक वाली ननंद से तो भगवान ही बचाए। अर्चना इतना कहकर दरवाजे से ही अपनी ननद को बिना दूध दिए ही लौट जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और आए दिन अपनी ननद को उसके नए नए 36 आशिकों के साथ देख देख कर परेशान हो गई थी, लेकिन उसके ससुराल में कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन शाम के समय वो सूखे कपड़े लेने के लिए छत पर जाती है, जहाँ वो अपनी ननद नायरा को पड़ोसी के लड़के से प्यार भरी बातें करते हुए सुन लेती है। जिसके बाद वो उसके पास जाती है और गुस्से में कहती है, बस करिए ननंद जी, बाहर 36 आशिक लेकर घूम रही है, वो कम है क्या जो अब मोहल्ले में भी सासू माँ की नाक कटवाने की तैयारी कर रही है। भाभी, अब होश में तो ये क्या बोले जा रही हो आप? अगर मोहल्ले वालों में थोड़ा हंसी मजाक कर भी लिया तो क्या बुराई कर दी? प्लीज अब आप इसमें भी अपने गाँव की सोच मत डालिए, आपका तो नजरिया ही गलत है। ननंद जी, हमारा नजरिया नहीं, आपकी हरकतें गलत हैं। आशिक एक होते हैं 36 नहीं, लेकिन आपके तो 36 आशिक हैं। भाभी, आपको कुछ नहीं पता, गलत इल्जाम मत लगाइए मुझ पे आप। मेरे कोई 36 आशिक नहीं है। नहीं ननंद जी, पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता है कि मेरी ननंद के एक नहीं 36 आशिक हैं। आप खुद घर वालों को बताकर अपनी आदत सुधारोगी या मैं बताऊं? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो बताना क्या है? अर्चना और नायरा आपस में बहस ही कर रही होती हैं कि तभी कंचन वहाँ आती है और कहती है, बहू, तुम दोनों नंद भाभी किस बात पर बहस कर रही हो छत पर खड़ी होकर? सासू माँ, ननंद जी एक नहीं 36 लड़कों के साथ घूमती हैं। आगे हमारी बदनामी हो उससे पहले इनकी शादी करके इनको इनके घर रवाना कर दो। बस कर बहू, तूने आज तो बोल दिया, अब दोबारा कभी मत बोलना और अपनी ये छोटी सोच अपने पास रख। अगर दोबारा मेरी बेटी पर ऐसा इल्जाम लगाया ना, तो जहाँ से ये छोटी सोच लेकर आई हो ना, तुम्हारे सामान के साथ तुम्हें वहीं रवाना कर दूंगी। सासू माँ, मैं सच बोल रही हूँ, ननंद जी की हरकतें ठीक नहीं है। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है।
देख लिया भाभी आपने सच बोलने का नतीजा। हाँ है मेरे 36 आशिक। अब बताइए अब क्या कर लेंगी? लेकिन ऐसे किसी के दिल के साथ खेलना सही नहीं है। देखिए राजीव जी, आपको कितना पसंद करते हैं, 36 आशिक बनाने के चक्कर में कहीं आप सच्चे साथी को ना खो दो। आप कुछ नहीं कर सकती हैं भाभी जी। नायरा इतना कहकर अपनी माँ कंचन को लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद अर्चना भी अपने कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तभी ननन जी का 36 आशिकों वाला सच सबके सामने आएगा। इतना कहकर अर्चना अपने पति समीर के सोने के बाद उसके फोन से राजीव का नंबर निकालकर उसे कॉल करके सारी बात बता देती है। जिसके बाद राजीव नायरा पर नजर रखना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो नायरा को अपने अलावा बहुत से लड़कों से मिलते हुए देख लेता है, साथ ही उनकी फोटोज भी क्लिक कर लेता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन राजीव सभी तस्वीरों को लेकर नायरा के घर आता है और सभी घर वालों को दिखाते हुए बोलता है। अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर ही नहीं है शादी करने वाला। तुम क्या सोचती थी, मुझे कभी पता नहीं चलेगा। ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर दो। ये सब तो बस एक मजाक था, उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। तुम जैसी लड़की कभी किसी एक की नहीं हो सकती है। राजीव इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नायरा को अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और राजीव जैसा अच्छा जीवन साथी खोने का दुख भी होता है। जिसके बाद वो अपनी हरकतों के लिए अपने सभी घर वालों से माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी किसी के साथ ऐसा ना करने का वादा भी करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।